तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 9 चैप्टर 4। तो अब तक हमने पढ़ा है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो हमारे पास पहले दो पार्टिकल थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, क्योंकि प्रोटॉन। उसके बाद जेम्स चैडविक ने एक नया पार्टिकल खोजा, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन, किसी न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है मास ऑफ ए प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या अंतर है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और दोनों का मास तकरीबन सेम है और दोनों ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था उसमें रदरफोर्ड ने हमें बताया कि न्यूक्लियस के ऊपर उसका सारा मास और पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आउटर ऑर्बिट होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और यही इसकी एक मेन लिमिटेशन थी कि अगर मान लो ये कोई न्यूक्लियस है और ये कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हर एक चीज जो किसी चीज को रिवॉल्व करेगी वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करेगी और फाइनली उसको न्यूक्लियस के अंदर स्ट्राइक करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी जिनको खत्म करने के लिए नया मॉडल आया, और न्यू जिसको बोलते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था? तो जो मेन लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और लूज करने के बाद उसको फाइनली अल्टीमेटली कभी ना कभी तो न्यूक्लियस पर गिरना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए बोहर ने एक नया मॉडल दिया। उसके मेन पॉइंट ये थे, ऑल मास एंड पॉजिटिव चार्ज is concentrated at center of the atom, which is called nucleus। तो बोहर मॉडल का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि हर एक जो एटम होगा उसका एक न्यूक्लियस होगा जिसमें उसका सारा मास और पॉजिटिव चार्ज होगा, तथा न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन which are negatively charged revolve around nucleus in fixed orbit। तो बोहर मॉडल का जो दूसरा पॉइंट है वो यही है, दूसरा पोस्टुलेट है वो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम डिस्कस करेंगे इसका तीसरा पॉइंट,
जो तीसरा मेन पॉइंट वो ये है दैट देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स आर अलाउड in which electrons can revolve. तो बोहर का जो तीसरा मेन पोस्टुलेट था वो यही था कि कुछ फिक्स ऑर्बिट हैं जो कि अलाउड हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकता है, उसके अलावा वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो चौथा पॉइंट है वो ये था इन दीज allowed orbits in these allowed orbits revolving electron will not lose its energy and will not fall on न्यूक्लियस। तो बोहर मॉडल की जो हमारी मेन पॉइंट थे वो यही थे कि एटम के का जो मास और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर पर होगा, कंसंट्रेटेड होगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चक्कर लगाएगा। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ फिक्स ऑर्बिट ही अलाउड है जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है और उसके अलावा नहीं कर सकता। और इन जो अलाउड ऑर्बिट हैं, ये जो अलाउड ऑर्बिट है, इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा। अगर एनर्जी को लूज नहीं करेगा तो उसका रास्ता, उसका जो पाथ है वो लगातार कम नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस पर नहीं गिरेगा। तो इसने रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी उसको ओवरकम किया। तो ये है बोहर मॉडल, ये हो गया न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। इसको बोले इसके एल एम एन एंड सो ऑन। तो इन शेल्स को हम कैसे फिल करते हैं? इन शेल्स को फिल करने का बहुत ही आसान तरीका है कि पहले में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, अगले में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। उससे आगे आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो हम किसी एटम में ऑर्बिट्स को बोहर मॉडल के अनुसार इस तरह फिल करते हैं कि पहले ऑर्बिट में 2, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 18, उसके बाद 32। तो ये था हमारा बोहर मॉडल। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? तो कोई एटम कितने बॉन्ड बनाता है या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं उसकी वैलेंसी। जैसे मान लीजिए कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का जो एटम है
उसका एटॉमिक नंबर है 6। तो चलो हम इसको भर के देखते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, या 6 प्रोटॉन है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है 2 8 8 18 18 32। तो ये बोहर मॉडल है। तो क्योंकि 6 है, 2 यहाँ पर, तो 1 2 3 4, और इसके पास बाहरी वाले में कितने होने चाहिए? इसके पास होने चाहिए 8। तो कितने की कमी है? 4 की। तो ये या तो ये 4 किसी को दे या किसी से 4 ले, तो इसकी वैलेंसी होगी 4। अब देखते हैं हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसमें एक ही प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके पहले ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 2, और है कितने? 1। तो या तो ये किसी को एक दे या यहाँ पर एक ले, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1। चलो अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो पहले ऑर्बिट में 2, उसके बाद 5। तो अब देखिए, इसका ये ऑर्बिट ये कंप्लीटली फिल्ड है, और ये ऑर्बिट जो है ये हाफ फिल्ड है, पार्शली फिल्ड है। तो इसमें कितने की कमी है? इसके दूसरे में होनी चाहिए 8, और हैं कितने? इसके पास हैं 7 5। तो या तो ये किसी से 3 ले या किसी को 5 दे। तो 3 लेना आसान है बजाय 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के। तो इसकी वैलेंसी मोटे तौर पर -3 है। सर्टेन केसेस में +5 तक हो जाती है, वो आपके स्कोप से बाहर की बात है। तो ये थी वैलेंसी। इसके बाद हम देखेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोबार। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स वे होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास। तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 13। तो देखिए इन सभी का एटॉमिक नंबर 6 है, और इस कार्बन का मास 12 है, इसका मास 14 है, इसका मास 13 है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी आइसोटोप हैं। इसी तरह ये होता है हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। इनका एक होता है ड्यूटेरियम, इसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आइसोटोप क्या होती हैं? वे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग हो, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप। इसी तरह आइसोबार क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिस तरह कार्बन हो गया और नाइट्रोजन, कार्बन से नाइट्रोजन। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन नाइट्रोजन का मास 14 है, तो कार्बन का भी 14 है। तो हम कह सकते हैं कार्बन का एटॉमिक मास 14 है, नाइट्रोजन का 14 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो इस तरह की स्थिति को हम बोलते हैं आइसोबार। तो हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम 2 बातें और बता देते हैं कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। किसी एटम में जितने भी प्रोटॉन होंगे वो उसका एटम
जब भी atomic, हाँ, तो आज के लिए हमारा इतना काफी है।